हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 यानी पृथ्वी की आंतरिक बनावट एवं शैल के बारे में। और इससे पहले कि आप लोग का पहला चैप्टर हो चुका है, अगर उसको आप नहीं देखे हैं वीडियो और तो उसको देख लीजिएगा और उसका प्रश्न उत्तर भी करवाया गया है। और इसके बाद हम लोग जो है ये दूसरा चैप्टर में है और इसका भी प्रश्न उत्तर को करेंगे और इसी प्रकार और भी चैप्टर और भी विषय को पढ़ते जाएंगे और उसका प्रश्न उत्तर करते जाएंगे। तो चैनल के साथ में अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके और जो है लाइक बटन दबा के और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए। बिना देर के हम लोग आगे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक बनावट एवं शैल, यानी कि जिस ग्रह में हम लोग रह रहे हैं यानी पृथ्वी ग्रह में रह रहे हैं, तो पृथ्वी की अंदर की बनावट कैसा है, किस तरह का जो है कि स्ट्रक्चर है अंदर में, देखने में कैसा दिखेगा, नीचे क्या है, अगर हम लोग धरती को कोड़ते कोड़ते हैं नीचे की ओर बढ़ेंगे तो क्या मिलने वाला है। हम लोग मान के चलिए कि अगर इस जगह पर रह रहे हैं तो हमको अगर ये साइड से इधर जाना हो तो क्या जा पाएंगे, या फिर तो इस जगह पर तो आधा दूर इधर तक आना चाहेंगे तो क्या आ पाएंगे। आखिर ये बीच में क्या है, उन चीजों के बारे में जानना है इस चैप्टर में। इसीलिए है चैप्टर का नाम पृथ्वी की आंतरिक बनावट, यानी पृथ्वी के अंदर में इनका बनावट कैसा है और शैल यानी कि उसके अंदर में कैसा कैसा चट्टान है, शैल्स हैं, तो उनके बारे में। यानी कि पृथ्वी जो है एक गतिशील ग्रह है। हमेशा जो है पृथ्वी जो है वो चक्कर काट रहा है किसका, सूरज का, और अपने आप में भी जो है वो घूम रहा है। यानी कि पृथ्वी जो है दो तरह का गति कर रहा है, एक है परिक्रमण गति, एक है घूर्णन गति। यानी कि हमारा पृथ्वी जो है एक गतिशील ग्रह है और इसके अंदर और बाहर निरंतर जो है हर चीज परिवर्तन होते रहता है। चाहे पृथ्वी के अंदर में परिवर्तन हो रहा है या पृथ्वी के ऊपर में परिवर्तन हो रहा है, बाहर में हो रहा है, ये परिवर्तन होता ही रहता है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, आखिर पृथ्वी के अंदर जो है अंदर में क्या है, उन चीजों को अगर जानना है तो इस चैप्टर को आप पूरा का पूरा जो है वो अच्छे से लाइन बाय लाइन देखते जाइए, आपको टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब आगे आता है बात कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में आखिर है क्या, अंदर में क्या है और यह किन पदार्थ से बना हुआ है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर में कुछ भी है तो क्या से बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है, पत्थर से बना हुआ है, या किन चीजों से बना हुआ है। वो सभी चीज जो कि आप लोग के दिमाग में तरह तरह के सवाल उठते होंगे, वो सभी सवालों को जवाब जो है इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं। और क्या यह जानना असंभव है कि पृथ्वी के अंदर जो है वो क्या है, किन चीजों से बना हुआ है पृथ्वी। तो जानना असंभव नहीं है लेकिन कठिन जरूर है। असंभव तो है नहीं लेकिन कठिन है कि पृथ्वी के अंदर में क्या क्या चीजें हैं। सो तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की कुछ जानकारियां जो है प्रत्यक्ष स्रोत पर आधारित है। प्रत्यक्ष रूप में जो है अधिकतम गहराई दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान 4 किलोमीटर तक खोला गया है। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी के अंदर में अगर देखा जाए, ये पृथ्वी गोल सा है, तो 4 किलोमीटर दूर इतना जो है वो गहरा गड्ढा जो है खान जो है वो कोड़ा गया है 4 किलोमीटर तक। और क्या उससे भी ज्यादा गड्ढा जो है वो खोदा जा सकता है, और अगर नहीं तो क्यों नहीं, उन सभी चीजों को जो है हम लोग आगे अब जानेंगे। बात आता है कि आंतरिक संरचना की जानकारी का मुख्य स्रोत। सबसे पहले हम लोग जानेंगे तापमान के बारे में, उसके बाद घनत्व डेंसिटी के बारे में, उसके बाद भूकंपीय तरंग के बारे में। ये तीन चीज अगर आप समझ लेते हैं तो कुछ हद तक जो है पृथ्वी के अंदर के बारे में आप लोग जान पाएंगे। तो सबसे पहले कि धरातल के अंदर सामान्य रूप से जो है प्रत्येक 32 मीटर गहराई पर तापमान जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है बढ़ते जाता है। यानी कि यहां समझिए, पहले अगर ये गोल सा भाग जो है ये पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी के ऊपर हम लोग जब जाते हैं तो हर 65 मीटर में जो है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। यानी कि अभी पृथ्वी में यहाँ मान के चलिए कि 25 डिग्री सेल्सियस है, तो थोड़ा सा हम लोग 65 मीटर ऊपर आ गए तो वहां कितना हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस, फिर 23 डिग्री सेल्सियस, फिर 22 डिग्री सेल्सियस, मतलब ऊपर जाएंगे हम लोग तो टेम्परेचर कम होते जाता है। लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा है, यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम लोग नीचे नीचे अगर बढ़ते हैं यानी 32 मीटर अगर नीचे जाएंगे तो यहां हम लोग को हो जाएगा 26 डिग्री सेल्सियस, उसके और 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस, फिर नीचे जाएंगे तो 28 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पृथ्वी के ऊपर हम लोग अगर जाते हैं तो टेम्परेचर में गिरावट होगा यानी कि कम होगा, और पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर में वृद्धि होगा। इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे काफी हद और काफी अच्छे से। तो प्रत्येक 32 मीटर हम लोग जो है गहराई की ओर अंदर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है बढ़ता ही जाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ते जाएगा। उसी तरह से ऊपर जाएंगे तो घटता जाएगा। अब धरातल के नीचे अगर जाएंगे हम लोग तो चट्टान का भी घनत्व में वृद्धि होगा। यानी कि चट्टान का घनत्व, यानी कि घनत्व को हम लोग यहाँ समझते हैं, आप लोग काफी अच्छे से साइंस में पढ़ चुके होंगे कि अगर एक बोरा है, ठीक है, एक बोरा है, ये मान के चलिए कि बोरा है, ठीक है, अब इसमें रुई भरना है, तो अब रुई भर दिए डायरेक्ट जो है
कोई ठूस ठास के नहीं भरा गया, बस खाली भर दिए। तो इसमें जो रुई अटेगा उसका जो है डेंसिटी घनत्व तो कम रहेगा, ठीक है। अब वहीं जो है रुई को हम दबा दबा खूब जो है एकदम ठूस ठूस के भरे हुए हैं, पूरा गैपिंग एकदम नहीं छोड़े हुए हैं, तो उसका डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी के अंदर में जो भी चट्टान है उनका डेंसिटी काफी जो है एकदम दबा सा है, ठीक है। जिस तरह से हम लोग बोलते हैं ना पूरा चिप चिप के जो है भरा हुआ है, उस तरह से जो है वो दबा हुआ है। तो इसलिए जो है कि पृथ्वी के अंदर में अगर जाते हैं तो उनकी घनत्व बढ़ता ही जाता है धीरे धीरे। यानी धरातल के नीचे जितने भी चट्टान है उनका घनत्व जो है वो बढ़ते ही जाता है जितने नीचे हम लोग जाएंगे। तो भूप्रपट्टी की चट्टान का घनत्व यानी कि भूमि के ऊपर में यहाँ का चट्टान जिसका घनत्व जो है 2.67 अगर मान के चलिए है, तो अगर हम लोग नीचे जाते हैं पृथ्वी के केंद्र में अगर जाते हैं, ठीक है, अगर केंद्र में यानी कि सेंटर में अगर पहुंच जाते हैं तो यहाँ का घनत्व जो है 11 से लेकर 13 हो जाता है। यानी कि पृथ्वी के ऊपर में जो है घनत्व 2.67 था, वही घनत्व जो है वो केंद्र में पहुंच गया है 11 से लेकर 13। यानी कि पृथ्वी के अगर एवरेज घनत्व अगर हम लोग निकालते हैं तो 5.5 हो जाता है। यानी कि इससे समझ में आया होगा कि घनत्व किसको बोलते हैं। सो यानी कि पृथ्वी के अगर यहाँ सेंटर में जाएगा तो उतना सारा चीज उसको दबा के रखा हुआ है, तो वहां एक एयर भी, हवा भी नहीं रहने दिया होगा चट्टान में, उतना दब गया होगा, तो इसलिए उसका घनत्व जो है काफी बढ़ गया है। और पृथ्वी के ऊपर में जो चट्टान है उसको कोई दबाया वगैरह नहीं है, तो उतना वो जो है कि घनत्व उनका नहीं है। ये बात भी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि तापमान एवं घनत्व में अंतर स्पष्ट होता है कि संपूर्ण पृथ्वी की संरचना एक समान नहीं है। मतलब पृथ्वी जो बना हुआ है, जैसे कि घनत्व यहाँ ज्यादा है, यहाँ घनत्व कम था, तो इससे पता चलता है कि जो पृथ्वी बना हुआ है वो हर जगह एक जैसा नहीं है, हर जगह अलग अलग है। यानी कि यहाँ देख लिए कि घनत्व कितना था, यहाँ देख लिए घनत्व कितना था, उस हिसाब से इधर भी तो अलग घनत्व होगा ना। तो यहाँ समझ में ये चीज आना चाहिए आप लोग को कि पृथ्वी जो बना हुआ है वो उनका घनत्व हर जगह अलग है, एक जैसा कहीं नहीं, संपूर्ण पृथ्वी की संरचना एक जैसा नहीं है। अब आगे आता है कि भूकंप के समय 3 प्रकार के ऊर्जा तरंग उत्पन्न होते हैं, और ये भूकंपीय तरंग जो है वो प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और जो है वो धरातलीय तरंग। यानी कि जो है कि भूकंप जो आता है उसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। प्राथमिक तरंग जो होता है सबसे पहला उसको प्राइमरी पी वेव हम लोग बोलते हैं, उसके बाद द्वितीय तरंग जो होता है उसको सेकेंडरी वेव बोलते हैं हम लोग, और उसके बाद धरातलीय जो होता है वो एल वेव से जाना जाता है। यानी कि जो भूकंप का 3 तरंग ऊर्जा तरंग होते हैं, पी वेव, एस और एल, ये तीनों तरंग जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण जो है वो है और वैज्ञानिक स्रोत भी है। और इन 3 तरंग से हम लोग जो है भूमि के बारे में और भी विस्तार में जान पाएंगे। थोड़ा सा आप लोग यहाँ चित्र के हिसाब से देखिएगा कि पृथ्वी का जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, वहां लावा खौल रहा है। यानी कि अगर बोला जाए कि पृथ्वी के केंद्र पर क्या है, तो वहां लावा जो है एकदम बहुत भयानक तरीका से खौल रहा है, और इसका क्रियाकलाप भी जो है वो चैनल में किया गया था। जैसा कि आप लोग देखिएगा कि ज्वालामुखी के बारे में कि बच्चों लोग ने जो है ज्वालामुखी बनाया, तो उसमें उस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से जो है बच्चे लोग के द्वारा बनाया गया था कि आखिर पृथ्वी के अंदर किस तरह से लावा खौल रहा है और बाहर कैसे निकलता है उसके बारे में। तो वो चीज भी आप लोग चाहते हैं तो वीडियो देख सकते हैं। अब आगे आता है कि उपयुक्त स्रोत से पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है प्याज के जैसा है, और उससे जो है कि संकेंद्रीय परत से भी बना हुआ है, और आंतरिक संरचना जो है वो 3 संकेंद्रीय परत पाए जाते हैं। मतलब जो है पृथ्वी पर जो है भूप्रपट्टी है, प्रवार है और क्रोड है, यानी कि 3 भाग में बांट दिया गया है। सबसे ऊपर में जो है उसको भूप्रपट्टी बोला जाता है, उसके बाद जो है प्रवार आता है, उसके बाद सबसे अंदर में क्रोड आता है। क्रोड यानी कि सबसे केंद्र वाला भाग जो होता है उसको क्रोड बोला जाता है, और यहीं पर जो है गर्मा गर्म लावा एकदम पूरा खोल रहा है। इसीलिए बताए हम लोग कि आगे कि पृथ्वी के जितना हम लोग अंदर की ओर जाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। इसलिए बढ़ते जाएगा क्योंकि यहाँ जो है बीच में सेंटर में काफी लावा जो है खोल रहा है, और ये पृथ्वी को जिस जगह पर कमजोर पाता है, जैसे कि यहाँ लावा पूरा खोल रहा है, पृथ्वी को इस जगह पर जो है कमजोर पाया, तो यहाँ से चीरते हुए ये बाहर यहाँ आ जाता है, और बाहर आने के बाद ये ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद फिर इस तरह से जो है ये जम जाता है, पहाड़ वगैरह बन जाता है इस तरह से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये बाहर नहीं आ पाया, लावा तो पृथ्वी को कमजोर पाया, लेकिन आधा अधूरा दूर इधर आके जो है वो ठंडा आ गया, तो ये लावा इधर आके ठंडा होने के बाद यही बड़ा सा क्या बन जाता है, चट्टान बन जाता है। तो इन सभी चीजों को जो है कि आगे और भी हम लोग डीप में समझेंगे। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को जो है प्रपट्टी कहते हैं, और ये सबसे पतला परत होता है, और महाद्वीपीय भाग में इनकी मोटाई लगभग जो है वो 35 किलोमीटर लगभग है, तथा महासागर में इसका मोटाई जो है 5 किलोमीटर है। अच्छा, यहाँ बात आता है कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो महाद्वीप में जो है कि 35 किलोमीटर इतना चौड़ा क्यों है, और महासागर में 5 किलोमीटर क्यों चौड़ा है। तो इसका ये रीजन है कि महासागर जो है वो गड्ढा में है, ठीक है, गहराई में है, यानी कि नीचे में है, तो वहां से पृथ्वी का जो है वो प्रपट्टी जो है कम पड़ जाता है, यानी 5 किलोमीटर ही बचता है। और ऊपर में जो रहता है वहां से अगर नापा जाए
तो समुद्र की जो गहराई है वहां तक में, तो ये 35 किलोमीटर पड़ता है। अब नेक्स्ट आता है कि भूप्रपट्टी के नीचे का परत को जो है प्रवार, यानी कि भूप्रपट्टी सबसे ऊपर वाला को जो है, पृथ्वी जो है सबसे ऊपर वाला को 35 किलोमीटर तक में जो है उसको भूप्रपट्टी बोला जाता है, और 35 किलोमीटर के बाद जो भाग आता है उसको जो है वो प्रवार यानी कि मेंटल बोला जाता है। ठीक है, मेंटल, जैसे कि यहाँ देखिए सबसे ऊपर में जो है ये भूप्रपट्टी जो है, उसके बाद जो है मेंटल आता है, उसका बाद जो है अंदर में आंतरिक में जो है वो क्रोड आता है। एक आंतरिक क्रोड होता है, एक बाह्य क्रोड होता है, और आंतरिक क्रोड तो एकदम पूरा बोला जाए कि लोहा पिघल गया हो वो ऐसा एकदम पूरा है। तो इसकी गहराई यानी कि हम लोग मेंटल का जो है वो देख लिए, इसका गहराई जो है वो 2900 किलोमीटर तक है, यानी कि 35 किलोमीटर जो है वो 35 किलोमीटर तक जो है वो प्रपट्टी है, सबसे ऊपरी परत है, और उसके बाद जो आता है वो मेंटल आता है, और मेंटल की गहराई जो है वो 2900 किलोमीटर, मतलब काफी ज्यादा है, और इसमें जो है तरल अवस्था में है, यानी कि जो प्रवार जो है मेंटल है वो तरल अवस्था में पाया जाता है। और इसके और भी नीचे हम लोग अंदर जाएंगे तो केंद्रीय परत को हम लोग क्रोड बोलते हैं, जो कि 6371 किलोमीटर तक ये गहराई में है। यानी कि ये चित्र में आपको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ऊपर में जो है उसको प्रपट्टी बोलते हैं, 35 किलोमीटर तक है, उसके बाद मेंटल आता है जो कि 2900 किलोमीटर तक ये है, उसके अंदर में देखा जाए तो क्रोड आता है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, ये जो है लगभग 6371 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है कि स्वेस नामक विद्वान ने रासायनिक संरचना के आधार पर जो है वो, केमिकल के आधार पर जो है वो 3 भाग में इसको बांट दिया है पृथ्वी को। यानी कि पहला जो है बोला है कि वो सियाल, यानी कि सियाल, उसका बाद जो है सीमा, उसके बाद नीफे। सियाल क्या होता है इसको हम लोग जान लेते हैं। इस परत का जो है रचना सिलिका, यानी कि सिलिका SI सिलिका तथा जो है एल्युमिनियम AL, यानी कि सिलिका से SI निकाल दिया गया और एल्युमिनियम से AL निकाल दिया गया, यानी कि SI प्लस AL यानी सियाल। तो 3 भाग में जो है कौन बांटा है, स्वेज नामक जो है, स्वेज नामक एक विद्वान था, वो जो है रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी को बांट दिया है, आंतरिक संरचना को, कि 3 तरह से ये बटा हुआ है। सियाल, तो सियाल में क्या था कि सिलिका और एल्युमिनियम इससे बना हुआ है, इसलिए इसको सियाल कहा जाता है। किसके अनुसार ये बात बताया जा रहा है, स्वेस नामक एक विद्वान था, उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि सियाल जो परत जो है पृथ्वी के सबसे ऊपर वाला है वो सियाल नाम से जाना जाता है, यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना हुआ है। और इस परत का औसतन घनत्व जो है, डेंसिटी इसका जो है 2.9 है, और इस परत का औसत गहराई लगभग 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक है। और इसमें रासायनिक पदार्थ अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकेट वगैरह ये सब पाया जाता है, और इसके खासकर इसीलिए जो है इसको सियाल बोला गया है। नेक्स्ट आता है कि आगे बोला है, अच्छा एक यहां भी हम लोग देख लेते हैं इसको, कि पृथ्वी की आयतन का केवल 1% हिस्सा जो है भूप्रपट्टी है, 84% जो है वो मेंटल एवं 15% हिस्सा जो है क्रोड है, और पृथ्वी की त्रिज्या लगभग जो है वो 6371 है पृथ्वी की त्रिज्या, यानी कि जो है कि यहां से अगर इस जगह से अगर यहां देखा जाए पृथ्वी की त्रिज्या तो 6371 है, यानी कि उसके हिसाब से जो है व्यास कितना हो जाएगा, तो आपको जो है 6371 को जो है 2 से गुना कर दीजिए, व्यास आपका निकल जाएगा, यानी कि पृथ्वी का इस छोर से इस छोर का लंबाई उतना है, और अगर त्रिज्या देखा जाए तो कितना है 6371 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है कि सीमा के बारे में। दूसरा, तो सियाल के नीचे जो दूसरा परत है वो सीमा है, और इसका रचना जो है बेसाल्ट आग्नेय शैल से हुआ है, यही कारण से जो है ज्वालामुखी का उद्गार के समय यह गर्म एवं तरल लावा यहीं से बाहर निकलता है। यानी कि रासायनिक बनावट के दृष्टिकोण से इस परत यानी कि सिलिका एवं मैग्नीशियम से बना हुआ है, इसलिए इसका सियाल नाम दिया गया है। इस परत को जो है वो सीमा बोलते हैं, सीमा है ना, सीमा बोलेंगे इसको, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है, इसलिए जो इसको सीमा बोलेंगे। और इसका घनत्व जो है 2.9 से लेकर 4.7 तक है, और इसकी गहराई लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। अच्छा, ये बात किसके द्वारा बताया गया, फिर से हम लोग देखेंगे, ये बात जो है वो एक वैज्ञानिक है स्वेस नामक विद्वान, उसके द्वारा जो है वो रासायनिक संरचना के अनुसार इसको बांटा गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। और उसे तो नॉर्मली हम लोग देख ही लिए कि ये 3 भाग में बटा हुआ है, प्रपट्टी, मेंटल और क्रोड, 3 भाग में। सबसे ऊपर जो है वो प्रपट्टी है 35 किलोमीटर तक लगभग, समुद्र में 5 किलोमीटर तक, उसके बाद जो है 2900 किलोमीटर तक जो है वो आपका पड़ेगा मेंटल, उसके बाद जो है कि क्रोड पड़ेगा आपको 6371 किलोमीटर तक। तो उसके बाद जो है 3 तरह से बांटा गया रासायनिक के हिसाब से, सियाल, सीमा और निफे। सियाल को हम लोग समझ गए कि यहाँ जो है सबसे ज्यादा सिलिका और एल्युमिनियम है, इसलिए इसका सियाल नाम दिया गया, इसका घनत्व हम लोग देख लिए। उसके बाद सीमा, इसमें जो है कि सिलिका प्लस में मैग्नीशियम बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका सीमा नाम दिया गया। और इसका जो है औसतन जो
घनत्व है, डेंसिटी है 2.9 से लेकर 4.7 तक है। यानी कि डेंसिटी जैसे जैसे नीचे अगर जाते जा रहा है वैसे वैसे बढ़ते जा रहा है। इसका गहराई जो है 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। अब नेक्स्ट सबसे अंदर में जो आता है वो सीमा के बाद जो है वो निफे आता है। यानी सबसे ऊपर सियाल था, सियाल यानी कि यहाँ सिलिका और एल्युमिनियम, उसका बाद आया सीमा यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम, और उसके नीचे आ गया आपका निफे यानी कि निकेल और फेरम। यानी कि जितना भी हम लोग का लोहा वगैरह धरती में जो इतना सारा जो है वो खनिज वगैरह है, ये सब कहां से निकलता है? तो सेंटर जो है ना, वहां से ज्वालामुखी फटता है, तब वो ऊपर आता है और ऊपर से फिर उसको जो है वो वैज्ञानिक द्वारा, मनुष्यों द्वारा जो है वो निकाला जाता है। जितना भी सोना वगैरह जो भी चीजें हैं, जो भी सोना चांदी जो भी धातु वगैरह है, वो सेंटर में रहता है, और सेंटर में जो ज्वालामुखी के फटने के बाद वो ऊपर आता है और वहां से फिर लोगों के द्वारा वो निकाला जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग निफे के बारे में जानेंगे कि सीमा परत के नीचे जो है वो तीसरा जो है अंतिम परत है निफे। यार इसे निफे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ निकेल भरपूर मात्रा में है और फेरस लोहा मिलकर जो है बना हुआ है, और ये लोहा जो है इतना अंदर में है, तो ये लोहा ऊपर आता है कैसे? तो ज्वालामुखी फटने के कारण, और वो ज्वालामुखी फटता है तब फिर लोगों के लिए वो और भी आसान हो जाता है वैज्ञानिकों के लिए निकालना। उसके बाद वहां से निकाला जाता है और उससे फिर लो एस्क वगैरह जो है ये सब सारा प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार जो है इस परत कठोर धातु से बना हुआ है। यानी कि जो है कि जो सेंटर था, अभी फिर से एक बार बता रहे हैं कि पृथ्वी की सबसे सेंटर में जो है यहाँ बहुत सारा धातु है, लोहा से लेके सोना चांदी सब पड़ा हुआ है यहाँ। लेकिन ये ऊपर कैसे आता है? लोग इसको कैसे निकालते हैं धरती के नीचे से? जब ये ज्वालामुखी फटता है तो कुछ ऊपर आ जाता है और कुछ तो पूरा ऊपर आ जाता है। तो इधर तक जब रहता है तो इधर से लोग जो है लोगों के द्वारा ये निकाला जाता है। और इस कारण से यहाँ कठोर धातु से बना हुआ है, इस कारण से इसका घनत्व जो है कितना है? 11 से भी अधिक है। इसका व्यास 6371 किलोमीटर लगभग है। अब आगे जो है व्यास इसका 6371 किलोमीटर नहीं होगा, मे भी जो है कि आपको इसको गुना करने के लिए बोला गया था, तो आप लोग गुना कर लीजिएगा। और इस प्रकार पृथ्वी की केंद्रीय भाग क्रोड में लोहा की उपस्थिति से यह पता चलता है कि पृथ्वी की एक चुंबकीय शक्ति है। इसी के चलते जो है एक चुंबक के जैसा जो है लोगों को, चीजों को जो है वो खींच के रखा हुआ रहता है। तो ये वैज्ञानिक तरीका से, रासायनिक तरीका से जो था ये बात को बताया गया। अब नेक्स्ट हम लोग आगे जानेंगे कि सैल एवं खनिज। पृथ्वी की प्रपट्टी पर अनेक प्रकार के सैल यानी चट्टान बने होते हैं, और सैल जो है वो 2 या उससे अधिक खनिज के योग से बनते हैं। 2 या 2 से अधिक तरह के खनिज मिलेगा, उसके बाद ये सैल बनता है। और चट्टान के अलग अलग रंग, आकार सब अलग अलग है। और चट्टान की परत में दबे मृत पौधे जंतु के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। मतलब चट्टान वगैरह में दब गया, जो कोई जीव जंतु दब गया, पेड़ पौधा दब गया, और उससे जो बनता है उसको हम लोग जीवाश्म कहते हैं। नेक्स्ट है कि चट्टान को 3 प्रकार से मुख्यतः बांटा गया: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान का सिंपल एक नाम है, अवसादी को परतदार चट्टान भी नाम है, और कायांतरित को रूपांतरित चट्टान भी नाम है। बहुत अच्छे से आप लोग यहाँ समझिएगा चट्टान के बारे में। मुख्यतः 3 प्रकार के ही चट्टान होता है, और उसमें से 3 प्रकार का चट्टान, एक चट्टान से ही 3 प्रकार का चट्टान बनता है। यानी कि जो हेड होता है वो आग्नेय चट्टान ही होता है, और आग्नेय चट्टान से अवसादी बनता है, और अवसादी चट्टान से फिर कायांतरित बनता है। यानी कि आग्नेय चट्टान के टूटने से अवसादी बनता है, अवसादी को टूटने और दबने से कायांतरित बनता है। यानी मेन जो है आग्नेय चट्टान यहाँ है। आगे समझते हैं हम लोग। भूप्रपट्टी में जो है वो भूप्रपट्टी के नीचे चट्टान जो तरल अवस्था में मैग्मा कहलाता है। यानी कि भूप्रपट्टी के नीचे चट्टान जो है यानी सेंटर में तरल अवस्था में, उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। गर्मा गर्म जो है एकदम खौल रहा है, और तरल मैग्मा जो है वो धरातल के ऊपर आके ठोस बन जाता है। अभी जस्ट बताए कि ये पृथ्वी है, यहाँ मैग्मा खौल रहा है, वो ऊपर आता है, आधा दूर में अगर ये ठंडा गया तो वो यही चट्टान बना दिया। लेकिन ये अगर धरती को चीरते हुए ऊपर तक आ गया तो इस तरह से जो है वो ज्वालामुखी फट जाता है, तो इधर बड़ा सा पहाड़ बना देता है। ठीक है, तो इस तरह से भूमि के नीचे जो है चट्टान तरल अवस्था में मैग्मा कहलाता है, और मैग्मा जब ऊपर उठता है तो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद ये ठोस हो जाता है, और ठोस होने के बाद इससे चट्टान बनता है। इस चट्टान को आग्नेय चट्टान बोलते हैं, और इसे प्राथमिक चट्टान भी बोला जाता है। सबसे पहला चट्टान यही है। और आग्नेय चट्टान को भी जो है वो 2 भाग में बांट दिया गया है। 2 भाग में कैसे? अंतर्भेदी चट्टान और बहिर्भेदी चट्टान। अंतर्भेदी समझिएगा कि ये था, यहाँ लावा खौल रहा है,
ये धरती के अंदर में ही ठंडा गया और चट्टान बन गया, ऊपर आने का प्रयास कर रहा था लेकिन आधे ही दूर में ही ठंडा गया, तो इसको अंतर्भेदी चट्टान बोलेंगे। और लेकिन ये जो है कि अंदर में नहीं ठंडा होकर बल्कि जो है कि यहाँ ज्वालामुखी फटा और बाहर आके ठंडा हुआ और यहाँ चट्टान बन गया, तो इसको बहिर्भेदी चट्टान कहेंगे। तो ये भी चीज आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि तरल मैग्मा जब कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है तो इससे जो चट्टान बनता है वो अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कहलाता है। और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण इन चट्टान में जो है वो रवों का आकार बड़ा हो जाता है, जैसे कि ग्रेनाइट इसी प्रकार के चट्टान का सर्वोत्तम जो है उदाहरण है। और इसका उपयोग मुख्य रूप से जो है वो मसाला पीसने वाला मशीन के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से ज्वालामुखी के उद्गार के कारण जब तरल मैग्मा छिद्र करके बाहर आ जाता है लावा के रूप में, तो वह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है और ये इस प्रकार के चट्टान जो बनता है उसको बहिर्भेदी चट्टान कहते हैं। और इस तरह से संरचना का महीन दाना होता है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट हो गया, भारत के दक्कन के पठार में ये सब बहुत ज्यादा मिलता है। आई होप कि ये भी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग समझते हैं कि अपर्दन के दूत, अपर्दन का दूत किसको बोला जाता है? अरे अपर्दन का मतलब होता है कि जो मिट्टी वगैरह है उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, ठीक है। तो अपर्दन कौन कर सकता है? तो अपर्दन का दूत जल पानी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह, पानी जो है वो मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। उसी तरह से वायु, हवा भी तो बहा के ले जाता है ना मिट्टी को। उसी तरह से बर्फ वगैरह जो है, हिम नदी आदि जो है वो पिघलता है या फिर तो वो भी जो है कि मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, ठीक है। तो अपर्दन के दूत जल हो गया, वायु हो गया, हिम नदी आदि जो है आग्नेय चट्टान को तोड़ तोड़ के जो है महीन कणों में बदल देता है। और इन छोटे छोटे कण को जो है अवसाद कहते हैं। और इन अवसाद को जो है हवा, जल इत्यादि द्वारा एक जगह से दूसरा जगह पहुंचा के और जमा कर दिया जाता है। और ये अवसाद फिर दब कर जो है कठोर हो जाता है, ठोस हो जाता है। तो इससे जो चट्टान बनता है इसको अवसादी चट्टान कहते हैं। जैसे कि बलुआ पत्थर रेत के दाने से बनता है, अवसादी चट्टान में जो है जीवाश्म भी पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा बतिया आप लोग समझिएगा कि आग्नेय चट्टान ये है, ठीक है। अब जो अपर्दन का दूत है, हवा बहा, इसको जो है तोड़ के, पानी आया उसको तोड़ के जो है ले आया इधर। उसके बाद हिम नदी पिघला, वो भी जो है कि तोड़ के इसको ले आया। अब तोड़ के ये दाना दाना अलग अलग हो गया। अब ये आके सब एक जगह जमा हो गया, ढेर हो गया, ठीक है, अवसाद हो गया, जमा हो गया। तो अब इससे जो है ये जमा होके ठोस और कठोर बनता है। तो इस तरह का चट्टान अगर बन गया तो इसको हम लोग अवसादी चट्टान बोलेंगे। नेक्स्ट आगे अब आते हैं, जब आग्नेय चट्टान एवं अवसादी चट्टान उच्च ताप पर, मतलब इसको जो है आग्नेय चट्टान जो है कि सबसे पहले टूटा टूटा छोटा छोटा हुआ, ठीक है, उससे जो है अवसादी बना, एक जगह जो है अवसाद जमा हो गया। अब जब ये एक जगह जमा हो गया, ठोस बन गया, अवसादी हो गया, अब फिर से ये जब टूट जाता है ना, फिर से ये जो है वो किसी कारण से दब जाता है, टूट जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कायांतरित चट्टान। यानी कि आग्नेय चट्टान था वो थोड़ा सा टूटा फूटा जो है और आगे आके जमा हो गया और ये ठोस बन गया, तो आग्नेय से बन गया ये अवसादी। और अवसादी जब दबा, ठीक है, तो इससे बन गया कायांतरित। जैसे कि चूना पत्थर हो गया, संगमरमर के पत्थर हो गया, चिकनी मिट्टी, स्लेट परिवर्तन, ये सब जो है वो कायांतरित चट्टान के ही जो है वो रूप है। अब चट्टान हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर चट्टान का उपयोग जो है सड़क बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, इमारत बनाने के लिए, इन चीजों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कच्चा माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ग्रेफाइट का उपयोग करने, पेंसिल बनाने के लिए, फास्फेराइट बनाने के लिए, ये सारे चीज बनाने के लिए। अब बात आता है कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चट्टान का मूल रूप जो है अधिक समय तक नहीं रहती है। चट्टान जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, वो टूटता है, फिर जो है कि दूसरा बनता है, फिर वो जो है कि दूसरा बनते जाता है। यानी कि बल्कि इसके स्वरूप में परिवर्तन होते रहता है। यानी चट्टान के चक्रीय तरीका में एक दूसरे में परिवर्तन होते रहते हैं। इस प्रक्रिया को चट्टानी चक्र बोलते हैं। मतलब चट्टान एक जैसा हमेशा नहीं रहता, वो बदलते रहता है, उसका जो है वो प्रक्रिया होते रहता है, तो इसको हम चट्टानी चक्र बोलेंगे। आप जानते हैं कि गलित मैग्मा ठंडा होकर ठोस चट्टान बन जाता है। इसी तरह से आग्नेय चट्टान छोटे छोटे टुकड़े में टूट के जो है वो अस्त्रातित होकर एक जगह जमा होता है, अवसादी सेल बन जाता है, अवसादी चट्टान बन जाता है। उसी को जो है वो ताप और दाब मिलने के कारण वो जो है आग्नेय चट्टान अवसादी में बदला और अवसादी फिर जो है वो कायांतरित में बदल जाता है, ठीक है। और इस तरह से फिर जो है ये क्या होता है, तो ये चट्टान फिर जो है ताप कारण जो है वो कायांतरित चट्टान फिर से पिघल के मैग्मा बन जाता है। और इसको जो है हम लोग बोलेंगे कि यहाँ है जो वो चट्टानी चक्र हो रहा है। यहां थोड़ा सा चित्र में समझिएगा कि सबसे पहले क्या था यहां कि तरल मैग्मा है, ठीक है, ये जो है वो धरती के अंदर से निकला, तोड़ फाड़ के जो है ये से निकल गया। अब ये जो है कि आग्नेय चट्टान बन गया इससे। अब आग्नेय चट्टान जो है वो टूट टूट के जो है वो अवसादी चट्टान बन गया और ये फिर जो है एक जगह जमा हो गया, तो ये जो है आपका अवसाद चट्टान कहलाएगा। जैसे फिर से बात समझिए, चट्टान जो था आग्नेय चट्टान वो ठोस था, एकदम बहुत ठोस में था। अब ये जब टूटा तो इस तरह से टुकड़ा टुकड़ा हो गया, टूट फूट के। अब ये टूट फूट के जब एक जगह जमा हुआ, दब गया, तो इसको अवसादी चट्टान बना। और इस अवसादी चट्टान फिर से जो है वो
दबा उबा तो कायांतरित चट्टान बन गया, ठीक है। और ताप के कारण फिर से जो है ये इस तरह से तरल मैग्मा बन गया और फिर ये निकला, मतलब इस तरह से घूमते ही जा रहा है। अब आगे की बात आता है, झारखंड में हम लोग देख लेंगे, है ना। अच्छा, एक चीज और छूट रहा है कि ताप एवं दाब के कारण आग्नेय चट्टान अवसादी चट्टान के कुछ कायांतरित चट्टान में बदल जाता है। अत्यधिक ताप के कारण ये कायांतरित चट्टान पिघल के फिर मैग्मा बन जाता है। चट्टान के विभिन्न, है ना, चट्टान के विभिन्न खनिजों से बना होता है। चट्टान जो है अलग अलग खनिज से बना होता है और खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक संगठन होता है और खनिज का निर्माण तत्व से मिलने से होता है। और अभी तक भूपृष्ठ में लगभग 98% भाग 8 तत्व के मिलने से जो है वो बना हुआ है। जो भूपरपट्टी है उसमें सर्वाधिक मात्रा में जो है वो तत्व जो है वो ऑक्सीजन 46.6% है तथा सिलिकॉन जो है 27.7% है। और खनिज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज में से जो है वो सिलिकेट है। अब झारखंड के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं और ये चैप्टर जो है वो द एंड हो जाएगा। तो झारखंड क्षेत्र का निर्माण आर्कियन युग के प्राचीनतम चट्टान से हुआ है, जिसमें जो है कि ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट, बेसाल्ट, क्वाइजाइट चट्टान की प्रधानता, मतलब ये सब का जो है मात्रा ज्यादा था। और इस पठार में लगभग 90% तक भाग जो है वो चट्टान से ही बना हुआ है। और ग्रेनाइट तथा नीस मुख्य रूप से जो है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में ये सब पाया जाता है। तो ये चैप्टर भी आप लोग का खत्म हुआ और बहुत अच्छे तरीके से समझाने का हम प्रयास किए हैं। फिर भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को आप लोग दोबारा देख लीजिएगा और उसमें से भी अगर किसी प्रकार के डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स जो है आप लोग के लिए खुला है, आप लोग वहां कमेंट कर सकते हैं, कुछ व्यवस्था आप लोग के लिए किया जाएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।